क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th था, 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDS, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड किया था, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक खत्म हो गए। एक हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इन वायर के फॉर्म में कुछ रिलेशन रह गए थे, उसी के बेस पे कुछ प्रॉब्लम रह गए थे। ठीक है, हमें कुछ लास्ट के सेक्शन से कुछ प्रॉब्लम कराना था जो बेस करता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर, स्ट्रेच्ड वायर, कितना एनर्जी स्टोर होता है जब एक वायर स्ट्रेच करता, कितना वर्क डन होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कराने थे। तो 2-4 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, उसमें से ये एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, मैं इसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर इसको करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है ये? A steel wire of 4 meter is stretched through a 2 mm. The cross section area of the wire is 2 mm square. ठीक, if Young modulus of steel is 2 into 10 to the 8 Newton per meter square, find one the energy density of the wire, एक, और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। ठीक है, क्या दे रखा है कि एक वायर है जिसका लेंथ दे रखा 4 मीटर है। ये एक वायर है, इसका लेंथ है 4 मीटर का। ठीक, लेंथ है इसका। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था, इसका हम ऐसे, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये दे रखा हमारा 0.20 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है ये। और इसका यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस यानी कि y का वैल्यू दे रखा 2 into 10 to the power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका जो लेंथ इंक्रीज किया, जब वेट लटकाते हैं तो इसका जो लेंथ इंक्रीज किया है, थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ ये इतना, और ये डेल्टा एल का जो वैल्यू दे रखा है 2 mm है। डेल्टा एल का वैल्यू 2 mm है। तो ये दे रखा हमारा इसे इंफॉर्मेशन। अब हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब होता है? एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एक वायर को जब स्ट्रेच करते हैं, जितना भी वर्क डन करते हैं, जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, उसका फॉर्मूला ये दे रखा हमारा, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। एनर्जी डेंसिटी, इसको यू से दिखाते हैं, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको यू भी लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको एनर्जी डेंसिटी को बोल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो है स्ट्रेन तो आ जाएगा। स्ट्रेन का मतलब ये है कि चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन तो मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रेस नहीं दे रखा। स्ट्रेस होता है फोर्स अपन एरिया, स्ट्रेस नहीं दे रखा हम इसमें। यंग मॉडुलस दे रखा है, तो इसमें से स्ट्रेस को हटाकर हम लोग यंग मॉडुलस के टर्म में लिख देते हैं। तो यंग मॉडुलस के टर्म में लिखेंगे तो क्या दे रखा है, वाई यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ऐसे होता ना ये, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू, और स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। ठीक, ये स्ट्रेस हो जाएगा। अगर हम ये स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा ये हाफ
और ये वाई, ये स्ट्रेन, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेन आ जाएगा, एक स्ट्रेन ये था, तो ये स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, स्ट्रेन स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी का। एक तो ये है स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है, लेकिन अगर स्ट्रेस नहीं दे रखा तो हम लोगों ने इसको इससे चेंज कर दिया, हाफ यंग मॉडुलस स्ट्रेन स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं इसका कितना वैल्यू दे रखा है। यंग मॉडुलस का वैल्यू तो दे ही रखा है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग डालते हैं यहाँ पे वैल्यू। ये हाफ यंग मॉडुलस का वैल्यू दे रखा हमारा 2 इंटू 10⁻11, और ये डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, ओरिजिनल लेंथ तो मीटर में दे रखा, मगर चेंज इन लेंथ मिलीमीटर में दे रखा है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर सकते हैं। इसको करते हैं, इसको आगे है 1/2 2 इंटू 10⁻11। ये जो चेंज इन लेंथ था 2 मिलीमीटर था, तो 2 मिलीमीटर को हम लोग मीटर में कर लिया, और इसको जो है 4 था, इसका स्क्वायर कर लिया। कहाँ तक समझ में आया? ये आ रहा है समझ में? ठीक, ये क्या रखा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻11 आ जाएगा, ये 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻6/4 हो जाएगा। ये जो एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी है जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब आ जाएगा। डेंसिटी है ना, एनर्जी डेंसिटी है जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एनर्जी कैंट होता है जूल पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 10⁵ जूल पर मीटर क्यूब। ये 1/5 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते, ऊपर से 100 करते, इसको कल 10 ले लेते हैं, तो 2.5 10⁴ जूल पर मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारा एनर्जी डेंसिटी, ये हमारा 2.45 10⁴ जूल पर मीटर क्यूब, ये एनर्जी डेंसिटी। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ये यहाँ तक समझ में आ गया एनर्जी डेंसिटी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन है, और अगर इनमें से कोई भी नहीं दे रखा है तो इसको हम लोग यंग मॉडुलस की हेल्प से चेंज कर लेते हैं, और इस तरह से हाफ वाई स्ट्रेन स्क्वायर, या अगर स्ट्रेन हटा दे तो स्ट्रेस आ जाएगा, तो हाफ वाई स्ट्रेस स्क्वायर भी हो जाता है, स्ट्रेस स्क्वायर भी हो जाता है। ठीक है, एक दे रखा, यहाँ से मिटाते हैं, अब सेकंड करते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। ये हम लोग एनर्जी करने जा रहे हैं, स्टोर्ड इन द वायर। इसका फॉर्मूला है, जैसे ये एनर्जी डेंसिटी था, ये टोटल एनर्जी कितना होगा, इस वायर में टोटल एनर्जी कितना स्टोर होगा। ये तो था अभी इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी था ना, पर यूनिट वॉल्यूम था, एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना एनर्जी स्टोर होगा, वो एनर्जी डेंसिटी था। लेकिन टोटल लेंथ पे टोटल एनर्जी कितना स्टोर होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द वायर, पूरे वायर में कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो इसको लेते हैं हम लोग, और ये दे रखा एनर्जी डेंसिटी, इसका फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वायर। ये हमारा होता है फॉर्मूला टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर का। एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू तो हमारे पास वो आया हुआ है 2.5 10⁴ जूल पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ दिस वायर क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ दिस वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ दिस वायर। ठीक है, 2.5 10⁴ ये तो रहेगा ही रहेगा। एरिया ऑफ दिस वायर जो है ना, ये यहाँ पे एरिया दे रखा है, ये वाला, ये यहाँ एरिया दे रखा था जो मैंने मेंशन किया था, ये मिलीमीटर में दे रखा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कर लेते हैं, 2 इंटू 10⁻³ है, लेकिन ये जो है एरिया है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये 2 दफ़ा मिलीमीटर होगा, 2 दफ़ा मिलीमीटर है। ठीक है, तो मिलीमीटर को मीटर में करता 10⁻³ होता, लेकिन वह स्क्वायर है तो 10⁻⁻6 हो गया। और ये लेंथ कितना है इस वायर का, 4 मीटर, ये 4 मीटर दे रखा है ये। ठीक है, अब देखिए ये 4 to the 8, और 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 यानी कि डेसिमल 20 आ जाएगा ये, और ये 10⁻⁻2 हो जाएगा। पावर का करेंगे तो +4 है, ये -6 है, -2 हो जाएगा। ठीक, इसको इससे डिवाइड करते 0.2 जूल आ जाएगा ये। तो ये आ गया हमारा
0.2 जूल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द वायर। वायर में टोटल वायर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ है वो है 0.2 जूल। कौन कौन सा स्टेप समझ में आया, कौन कौन सा नहीं आया? मैं ये सवाल इसलिए करा रहा हूँ कि इसमें कुछ फॉर्मूले जो है नए हैं। नए का मतलब ये है कि जैसे हम लोग यंग मॉडुलस किया वो एक पैटर्न था, बल्क मॉडुलस एक उसका अपना एक फॉर्मूला है, अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किया, लेकिन एनर्जी से रिलेटेड ये काफ़ी सारे रिलेशंस जो है ना मिला के बनाए गए हैं। तो अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो इन फॉर्मूलों को कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। इसको देखेंगे तो आपको इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा, फिर आप भी अपने खुद से भी क्वेश्चन करने लगेंगे। तो इस तरह के अपने आप में प्रैक्टिकल हैबिट, प्रैक्टिस करने की जो हैबिट है, जब तक एक बार देखेंगे नहीं तब तक आता नहीं है, तो इसलिए मैं कराया इसको। ओके, अगला सवाल मैं कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? नोट कर लीजिए, बाद में पूछ लीजिएगा मैसेज करके अगर किसी को कोई डाउट होता है तो। अगला क्वेश्चन मैं नोट करने जा रहा हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन हमने लिख दिया, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ अ ब्रास बार ऑफ लेंथ 0.2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर when compressed with a load of 5 kg weight along its length. Young modulus of brass 1 into 11 Newton per meter square and the value of G is 9.8 meter per second square. ठीक है, यहाँ पे हमें एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी कैलकुलेट करना है। दे रखा है एक ये हमारा ब्रास का वायर है, इस तरह से, ये इस तरह का वायर है, इसका लेंथ दे रखा 0.2 मीटर इसका लेंथ है, इसका जो लेंथ है 0.2 मीटर इसका लेंथ दे रखा है ये, और इस पे एक मास को हैंग करते हैं। ये मास जो है ना, एक इस पे 5 kg का मास जो है हैंग करते हैं, तो इसकी वजह से एक डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स होगा। ठीक है, इसमें एलोंगेशन भी होगा। ये ब्रास बॉल का जो यंग मॉडुलस है ब्रास वायर का, वो 1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ब्रास बॉल का, ब्रास बार का ये दे रखा है। इसका इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें। अब हमें बताना है कि इसमें कितना एनर्जी इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ अ ब्रास बॉल। तो जो एनर्जी इंक्रीज होता है वो वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ वायर। तो वायर जब एलोंगेट होता है तो वर्क डन होता है, उस वर्क डन की वजह से जो एनर्जी बढ़ता है उसी को हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो कितना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा उसे बताना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिखता हूं, ठीक है। इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा एक रिलेशन है। जब वर्क डन करते ना, जैसे ये एलोंगेट होगा तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। तो कितना पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है हाफ इनटू स्ट्रेचिंग फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एलोंगेशन, एलोंगेशन कहिए, एक्सटेंशन कहिए, ये हमारा एनर्जी होता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा मेन फॉर्मूला, हाफ स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एलोंगेशन, यानी कितना हमें स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे हैं, कितना एलोंगेट हो रहा है, उसका आधा कर दिए, ये इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। यहाँ पे हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, ये हमारा एलोंगेशन है, डेल्टा एल, स्ट्रेचिंग फोर्स एफ होता है। यहाँ पे जो फोर्स है बेसिकली ये वेट है, वेट जो होता है एम इंटू जी के बराबर होता है। ठीक है, और ये डेल्टा जो है ना एलोंगेशन है, कितना इसमें एलोंगेट हुआ है, मगर यहाँ पे एलोंगेशन का वैल्यू दे नहीं रखा है कि वायर ये कितना वेट लगाने के बाद कितना एलोंगेट हुआ है, चेंज इन लेंथ कितना हुआ है, ये नहीं दे रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, तो हम लोग यंग मॉडुलस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब कैसे इसको यूज करते हैं, देखिए यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो ये एफ अपॉन ए और एल अपॉन डेल्टा एल होता है। इस तरह से
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस यंग मॉडुलस का पीछे किया होगा आप लोगों ने। तो डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, वाई को यहाँ कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ अपॉन ए एल अपॉन वाई। ये हमारा डेल्टा एल का वैल्यू हो जाता है। अब हम इसको वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ एफ, और ये एफ अपॉन ए एल अपॉन वाई, ये ऐसे आ जाएगा, ये डेल्टा एल की जगह पे। इसको मल्टीप्लाई करके तो कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ एफ स्क्वायर एल ए वाई। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसके हिसाब से इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एल का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग इस तरह से यूज कर, हाफ एफ स्क्वायर एल अपॉन ए इंटू वाई। एल है ओरिजिनल लेंथ, इसके हम लोग वैल्यू डालते हैं, ठीक है। इन सब का वैल्यू हमारे पास है, हम लोग इसको डालते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, दिख रहा है आप लोगों को हाफ, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स होगा यानी कि एम इंटू जी, फोर्स जो होगा ना एम इंटू जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे एम कितना दे रखा 5 kg और जी दे रखा 9.8, इसका स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर कर लिया। ओरिजिनल लेंथ कितना है, ये 0.2 मीटर का ओरिजिनल लेंथ है ये, ठीक। यंग मॉडुलस कितना है, 1 इंटू 10⁻11 यंग मॉडुलस है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम लोग मीटर करना चाहते हैं तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर करके 100 से डिवाइड करके 10⁻⁻2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁻4 हो गया। कितनी बात समझ में आई ये। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा 49 का स्क्वायर, और ये 0.2 ऐसे ही रहने देते अभी, और इसको सिंप्लीफाई करते तो ये आ जाएगा 10⁻7। कर लेते 49 का स्क्वायर करेंगे 2401, और ये 0.2 आ जाएगा, और ये नीचे 2 आ जाएगा, ये 1/2 को 2 नीचे कर लिया, 10⁻7 आ जाएगा इसको। ये हमारा जूल के फॉर्म में आएगा, जूल एनर्जी है ये। इसको जब डिवाइड करें तो 2.4 10⁻⁻5 जूल, ये इतना हमारा एनर्जी आ जाएगा, 2.4 10⁻⁻5 जूल, ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। समझ में आ गया ये भी यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्यों बताया कि इसमें यहाँ पे देखो ये स्ट्रेचिंग फोर्स एलोंगेशन था, डेल्टा एल अगर नहीं दिया था तो हम लोगों ने कैसे इसको चेंज किया, ये यहाँ पे इसको नई चीज सिखाया हमने, ठीक है। ये चूंकि हम लोग एकेडमी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं, तो इसमें हम लोग कंसेप्ट बताते हैं, डराइव भी कराते हैं, न्यूमेरिकल भी करा के दिखाते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ पे कैसे चेंज होता है। इससे क्या होगा कि जब आप हमें देख रहे होगे तो आपको इन सब बातों को सुन के समझ में आएगा कि कहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ये एक दिन में तो ऐसा नहीं कि एक दिन में सारी बातें समझा जाएंगे, तो थोड़े थोड़े करके सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिससे आप देखोगे एक एक करके वीडियो तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आता रहेगा। लेकिन हाँ ये है कि आप एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो देख सकते हैं, तो उससे आपको जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। आगे चले हम लोग एक तीसरा क्वेश्चन कराते हैं, वो देखिए कैसे कराते हैं, यहाँ पे ये नोट कर लिए इसको। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, when the load on a wire is increased from 3 kg weight to 5 kg weight, the elongation increases from 0.61 millimeter to 1.02 millimeter. How much work is done during the extension of the wire? बोला गया कि एक वायर पे पहले 3 kg का ए वेट लटकाया गया, तो उस वक्त उसका एक्सटेंशन हुआ है 0.61 mm। अब 3 kg की जगह पे अब 5 kg वेट लगा दिया, तो अब जो एक्सटेंशन हुआ है 1.02 mm, तो कितना वर्क डन हुआ या कितना एनर्जी इंक्रीज किया है। हाउ मच वर्क इज डन ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ दिस वायर, कितना वर्क डन हुआ, या यूं भी कह सकते हैं हाउ मच एनर्जी इज इंक्रीज्ड, क्योंकि वर्क डन जो है एनर्जी के बराबर ही होता है, ठीक है। सवाल समझ में आ गया, करते हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। वर्क डन by stretching through 0.61 mm when
a load of 3 kg weight is applied. ठीक है ना, जब 3 kg वेट का लोड अप्लाई करेंगे तो उस वक्त जो एक्सटेंशन होता है वो 0.1 mm होता है, तो कितना होगा वर्क डन या कितना होगा एनर्जी इंक्रीज। तो ये हम लोग लेते हैं वर्क डन W1 ले लेते हैं, यहाँ पे ये W1, यहाँ पे W1 वर्क डन लेते हैं, हाफ स्ट्रेचिंग फोर्स जैसे हम लोगों ने बताया था, ये पहले स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एलोंगेशन आता है, एलोंगेशन ये हाफ है। स्ट्रेचिंग फोर्स कितना है, 3 kg का वेट को हैंग करते हैं, तो 3 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना फोर्स हो जाएगा, ये m इंटू जी। एलोंगेशन कितना है 0.61, ये mm में है, तो इसको हम लोग मीटर में कर लेते हैं -3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.967 10⁻³ जूल। ये तो हो गया उसका पहले वाले कंडीशन में। फिर अब दूसरे कंडीशन में लेते हैं वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग थ्रू 1.02 mm when a load of 5 kg weight is applied। जब 5 kg वेट का अप्लाई करेंगे तो कितना वर्क डन होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे फिर सेम फॉर्मूला का W2 ले लेते हैं, यहाँ पे हाफ, और इसका 5 kg है, 5 इंटू 9.8, इसको मल्टीप्लाई करिए तो फोर्स हो जाएगा, और ये हमारा 1.02 मिलीमीटर में था, इसको हम लोगों ने मीटर में कर लिया माइनस। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 24.99 10⁻³ जूल। ये हमारा इसका वर्क डन होगा। ठीक है, तो दूसरी दफा में तो ज्यादा मास को लटकाया गया, तो एलोंगेशन भी ज्यादा हुआ है, तो इस वक्त ज्यादा वर्क डन हुआ है, इस वक्त कम वर्क डन हुआ है। ये 8.967 है, 10⁻³ ये 24 है। तो अब कितना वर्क डन इंक्रीज किया या कितना एनर्जी इंक्रीज किया है, नेट वर्क डन कितना हुआ, नेट वर्क डन डेल्टा W इज इक्वल टू W2 में से W1 माइनस कर दो। W2 का वैल्यू है 24.99 10⁻³ और ये था 8.967 10⁻³। इनको माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, या इसका वैल्यू आ जाएगा 16.023 10⁻³ जूल। इतना नेटवर्क डन आ जाएगा ये। ठीक है, ये समझ में आया। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी यूज किया था, इस बार भी यूज किया है वर्क डन को दिखाने के लिए। ये आसान क्वेश्चन था कंपैरेटिवली उनके हिसाब से। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक से, ताकि और इस तरह का अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो एक और टाइप दे रखा है, मैं उसको भी करा देता हूं, ताकि इस वाले सेक्शन से इलेक्ट्रिक वर्क डन और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और भी बहुत सारे के सवाल हैं, मगर इतना क्वेश्चन करने के बाद आप इस तरह के हो जाएंगे कि आप कर सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के हिसाब से कराता हूं मैं। ये एक सवाल दे रखा, मैंने लिख दिया। क्या लिखा है, अ 40 kg बॉय whose leg bones are 4 centimeter in area and 50 centimeter long fall through a height of 2 meter without breaking his leg bones. If the bones can stand a stress of 0.910⁻11 Newton per meter square, calculate the Young modulus for the material of the bones. Take G is equal to this. ठीक है, क्या बताया कि एक लड़का है, 40 kg उसका वजन है और 2 मीटर के हाइट से वो कूद जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक हाइट है 2 मीटर की, यहाँ से एक बच्चा जो है कूदता है यहाँ से,
और इतना आएगा यहाँ पे ज़मीन पे आ जाएगा ये। ठीक है, इसका मास जो दे रखा है 40 kg का है ये हाइट तो दे रखा है, ये एज या लेंथ भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ से लेंथ दे रखा है ये। ठीक, ये जो पैर जो है उसके जो दो पैर है, ये पैर का जो हड्डी है ये हम लोग देखते हैं तो पैर की जो हड्डी का जो लेंथ दे रखा है वो बोन का जो दे रखा है वो 50 सेंटीमीटर उसका हड्डी का लेंथ है और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दे रखा है ये। ठीक, ये जो जब जंप करता है तो जो स्ट्रेस लगता है पैरों पे, जो स्ट्रेस आता है फोर्स पर एरिया, वो स्ट्रेस दे रखा है ये इसका 0.910 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्ट्रेस दे रखा है। अब हमें इस बोन का जो यंग मॉडुलस होगा वो कितना निकालना है। ये जो हड्डी बने हुए हैं, जैसे बताते हैं बोन जो है ना कैल्शियम से बना होता है, तो उसका यंग मॉडुलस कितना है ये निकालना हमें। ठीक है, कितनी बार से सवाल समझ में आ गया ये। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो आदमी यहाँ से यहाँ तक जब जंप करके आएगा तो इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी जो जंप करेगा तो हाइट से ऊपर से नीचे आएगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब जंप करके नीचे आएगा तो पैर तो थोड़ा दबता है ना, जैसे हम लोग गिरते हैं तो थोड़ा सा बैंड होता है, थोड़ा सा दबता है, तो वो गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा ये। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं इस रिलेशन को, क्या दे रखा है ये। व्हेन सॉल्यूशन लिख रहे हैं, व्हेन जंप लॉस इन potential energy is equal to gain in elastic potential energy, potential energy। ठीक है, यहां पे दे रखा mgh, जब इतना दूर से आएगा तो mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, लॉस करेगा इतना तो गेन कितना होगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये स्ट्रेस इनटू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है। लेकिन हमें टोटल हमें निकालना, पर यूनिट नहीं निकालना, टोटल निकालना, तो फिर यहाँ वॉल्यूम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा टोटल कितना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है ये है, पर वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मास है ये 40 kg है, जी का वैल्यू 10 है, हाइट 2 दे रखा है, ये 1/2 है, स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है 0.910 टू द पावर 11 और ये स्ट्रेन नहीं दे रखा है, ये स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके जो हड्डी है, उसकी जो हड्डी की जो लेंथ है वो एक हाइट हो जाएगा, सिलेंडर का मान लेते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यानी पैर के एरिया को हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो 4 है, तो 4 सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में करेंगे तो 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एरिया हो गया। और लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर ये, और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो हम 10 टू द पावर 2 ले लेंगे, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, एरिया इनटू लेंथ, ये इस तरह से वॉल्यूम निकाल लिया ये। ठीक, एरिया 4 सेंटीमीटर में था, मीटर में कर लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर था वो मीटर स्क्वायर कर लिया, और लेंथ था ये भी सेंटीमीटर में था, ये इसको मीटर में कर लिया। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें स्ट्रेन का जो वैल्यू मिलेगा पूरा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, जैसे यहाँ पे 10⁻6 है, माइनस है 10/4 -4 -2 -6 हो जाएगा, ये +5 का बच जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्ट्रेन का जो वैल्यू मिलेगा हमें 2/45, ये स्ट्रेन का वैल्यू आता है हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद, सब करेंगे तो यहाँ समझ में आ गया, ये स्ट्रेन आ गया। इसी तरह से फिर हम अगर यंग मॉडुलस निकालना चाहते हैं तो यंग मॉडुलस में क्या होता है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस कितना दे रखा 0.910 टू द पावर 11, स्ट्रेन कितना है 2/45, तो 45 को ऊपर ले आके लिख दिया, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2.02510 टू द पावर
9 यंग मॉडुलस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा यंग मॉडुलस का वैल्यू हो जाएगा। तो जो हड्डियों के जो कैल्शियम जो हड्डी बने होते हैं हमारे कैल्शियम के, उनका जो यंग मॉडुलस जो है ये 2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। कितनी बात समझ में आई? तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन जिसका एनर्जी के बेस पे हमने कराया, और इस तरह के सवाल रिवीजन कर लेंगे तो आप बहुत सारे दूसरे सवाल भी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड खत्म हो जाता है। वो बच्चे जो लोग नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर तरह का सवाल करके उसको एक्सप्लेन करके देते हैं। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, आप वहाँ भी कर सकते हैं। या वो बच्चे वो जो आने वाले दिनों में नीट जेईई का देंगे, जैसे 8, 9, 10 क्लास के बच्चे हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम तो पढ़ा के कंटेंट भी दे रहे हैं आपको, साथ ही आपको गाइडलाइन भी देंगे कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है। और जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको हम लोग इस प्लान भी देंगे कि कितने महीने में कौन सा चैप्टर, किस महीने में क्या चैप्टर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, फिर उसका हम लोग टेस्ट भी लेते हैं। तो वो बच्चे जो आने वाले दिनों में नीट की तैयारी, जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हम उनको एक प्लान भी देते हैं। वो उनको हम लोग प्रैक्टिस भी कराते हैं कि महीने-महीने कितना चैप्टर आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, डाउट भी क्लियर करते हैं, और साथ ही उनको हम प्रैक्टिस शीट भी देते हैं, न्यूमेरिकल शीट, ऑब्जेक्टिव शीट, मॉक पेपर भी कराते हैं। तो हम अपने आप उनको प्रैक्टिस में रखते हैं ताकि वो आगे कंटिन्यू उनकी शुरुआत शुरू से ही अच्छी तैयारी शुरू हो जाए, अपने घर से ही। ठीक है? तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू।